हेलो एवरीवन, मैं शिवम यादव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल SKY ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्ल क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 में सूचक। हमारा टॉपिक है आज का सूचक। सूचक क्या होते हैं, देखिए समझिए सूचक क्या होते हैं। सूचक को अंग्रेजी में इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर नाम आप लोगों ने सुना होगा, गाड़ियों में इंडिकेटर होता है, बाइक में भी इंडिकेटर होता है। तो इंडिकेटर क्यों होता है, गाड़ियों में बाइक में इंडिकेटर क्यों होता है? देखिए इंडिकेटर का यूज क्या होता है कि ये इंडिकेटर हमें ये दर्शाता है कि हमें बाएं मुड़ना है या दाएं। यदि हम बाएं मुड़ रहे हैं तो भी इंडिकेटर जलाएंगे और दाएं मुड़ रहे हैं तो भी इंडिकेटर जलाएंगे, जिससे ये पता चल जाता है कि हम दाएं मुड़ेंगे या बाएं। तो इंडिकेटर का काम क्या होता है बाइक में कि हमें किस ओर मुड़ना है, ये दर्शाता है इंडिकेटर। और इसमें सूचक का क्या प्रभाव होता है, देखिए लिखा है सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। कोई भी दो बर्तनों में यदि आपको अम्ल और क्षारक का विलयन रख दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको पहचान के बताओ कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? वो आप यही सूचक के द्वारा पता लगाएंगे कि जो है विलयन अम्लीय है या क्षारीय। तो होता क्या है कि यदि हमारे सामने दो विलयन रख दिए जाएं और हमें पहचानना हो कि इसको पहचानो कौन सा अम्लीय है कौन सा क्षारीय, तो हम सूचक के द्वारा पहचान सकते हैं। जैसे कि एक सूचक का नाम बताते हैं फिनाल्फिथलीन। फिनाल्फिथलीन या लिटमस पेपर, ये एक सूचक है। यदि हम नीले लिटमस पेपर को अम्लीय माध्यम में यानी अम्लीय विलयन में डुबोएंगे तो उसका कलर जो है वो लाल हो जाएगा, और अगर क्षारीय माध्यम में डुबोएंगे तो उसका कलर नीला हो जाएगा, जिससे हम पता लगा सकेंगे कि ये विलयन अम्लीय है या क्षारीय। अब बात ये करते हैं कि हम अम्ल या क्षारक की पहचान करने के लिए सूचक का ही क्यों प्रयोग करते हैं। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? देखिए जो एसिड होते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड, ये बहुत हार्ड होते हैं। यदि हम इनको स्पर्श करेंगे या चखेंगे तो हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ना तो हम इनको छूते हैं और ना ही इनको चखते हैं, बस केवल सूचक के द्वारा ही पता लगाते हैं कि ये अम्लीय है और ये क्षारीय। तो सूचक की परिभाषा ये लिख लीजिएगा कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। अब बात करते हैं कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर आता है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक, फिर कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक, इसका दूसरा नाम है संश्लेषित सूचक। इसको संश्लेषित सूचक भी बोलते हैं, संश्लेषित सूचक। और नंबर 3 पर आता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक। अब प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? वे सूचक जो पौधों द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक की परिभाषा क्या आई कि वे सूचक जो हमें पौधों द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए लिटमस। लिटमस कैसा सूचक है? ये प्राकृतिक सूचक है। और दूसरा हल्दी। हल्दी भी क्या है? ये प्राकृतिक सूचक है। क्यों? क्योंकि ये हमें पौधों द्वारा प्राप्त होते हैं। कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं, जो हमारी लैब में प्रयोगशाला में जो सूचक तैयार किए जाते हैं उन्हें हम कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक कहते हैं। कृत्रिम सूचक का उदाहरण है फिनाल्फिथलीन। और दूसरा है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज भी कैसा सूचक है? ये संश्लेषित सूचक है।
और गंधीय सूचक क्या होते हैं? वे सूचक जो अम्लीय व क्षारक माध्यम में अपनी गंध बदल देते हैं, उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। क्या? वे सूचक जो अम्लीय व क्षारक माध्यम में अपनी गंध बदल देते हैं, उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे कि प्याज का रस। प्याज का रस ये कैसा सूचक है? ये गंधीय सूचक है। और लौंग का तेल कैसा सूचक है? ये भी गंधीय सूचक है। क्यों? क्योंकि प्याज के रस को जब हम अम्लीय विलयन में मिलाएंगे तो इसकी गंध जो है वो तीक्ष्ण गंध होती है, बहुत ही हार्ड गंध होती है। लेकिन क्षारक के माध्यम में ये गंधहीन हो जाता है, यानी कोई गंध नहीं देता है। लौंग का तेल क्या होता है? अम्लीय माध्यम में इसकी गंध नहीं बदलती है, लेकिन क्षारीय माध्यम में लौंग का तेल गंधहीन हो जाता है, यानी कोई गंध नहीं होती है। तो ये सूचक का कुछ जो है डिटेल में पढ़ना था हम लोगों को। तो इस सूचक की परिभाषा याद कर लीजिएगा, ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में। और ये तो सूचक के प्रकार भी हमने बता दिए कि प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक, इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, और इनको जो है नोट कर लीजिएगा। इनकी जो है और नोट करने के बाद याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं? देखिएगा, जब अम्ल के साथ जो है किसी भी धातु की क्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है? अम्ल और धातु मिलकर क्या बनाते हैं? लवण प्लस H2 गैस। देखिएगा, इधर 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धातु Zn यानी जिंक के साथ क्रिया कर रहा है और बना क्या रहा है? ZnCl2 लवण प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। और इधर क्षारक के साथ जब क्रिया होती है तो क्षारक के साथ भी यही होता है। क्षारक प्लस धातु मिलकर क्या बनाते हैं? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिएगा, इधर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ क्रिया कर रहा है, 2NaOH प्लस Zn क्या बना रहा है? इक्वल Na2ZnO2 प्लस H2 लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। इतना याद रखिएगा, अम्ल हो चाहे क्षारक, यदि उसकी किसी धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या बनाता है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ये लिख लीजिएगा। आइए बात करते हैं कि अब अम्ल व क्षारक आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं। क्या होता है जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं? इसको लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं कि अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, यानी अम्ल और क्षारक जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। देखिएगा, अम्ल प्लस क्षारक इक्वल टू लवण प्लस जल। अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। देखिएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया हो रही है तो क्या बना रहे हैं? NaCl यानी लवण प्लस H2O और मतलब जल। तो अम्ल व क्षारक जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल बनाते हैं, और इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो समझिएगा, जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं तो उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और देखिएगा कि जब अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, यानी समाप्त। देखिएगा, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ना तो अम्ल का प्रभाव बचेगा और ना ही क्षारक का प्रभाव बचेगा, यानी ये क्या करेंगे? एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करके बनाएंगे क्या? लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसे ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद इसे याद कर लीजिएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। बस आज के लिए इतना ही, उदासीनीकरण अभिक्रिया तक। आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, जो कि हाई स्कूल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हर बार एग्ज़ाम में आता ही आता है कि पीएच स्केल क्या होती है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको ये कहीं दिक्कत हो रही हो या कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो आप जाके कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कहीं पर भी जो भी डाउट हो वो हमसे आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ इसके नोट्स बनाते चलिए और जो है अच्छे से पढ़ते चलिए। जहाँ पर जो दिक्कत हो वो मुझसे पूछते चलिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।